तो इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे कराते चले। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए, हमारे साथ प्रदीप माहौर साहब रहेंगे। सर स्वागत है आपका। आनंद जाट भी रहेंगे हमारे साथ, जो कि कांग्रेस का पक्ष यहाँ पर रखेंगे। इसके साथ ही हमारे संवाददाता नितेंद्र भी रहेंगे, जितेंद्र का भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले सर प्रदीप साहब आपके पास आना चाहूँगा, आपसे शुरुआत कर रहा हूँ। आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आपके नेता की सीएम की ये एक स्कीम है, किस तरह से लोगों तक इसको पहुंचाया जाएगा और क्या है इसका मकसद? देखिए, सबसे पहले तो ये कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जनता और तो सुन पा रहे हैं क्या? लोगों का जो कंट्रीब्यूशन, जनता और सरकार के बीच में आपस में सामंजस्य जो है उसको बिठाने की पूरी कोशिश है। इसके अंदर कहीं भी आप देख लीजिए भारत के अंदर, जहां पे भी जनता का कंट्रीब्यूशन सरकार के साथ रहा है, जनता का सिर्फ इतना योगदान ना रहे कि वो वोट किया और उसके उन्होंने सरकार बना दी, और सरकार जो काम करना, आइसोलेशन में गवर्नमेंट काम ना करे, जनता के साथ मिलके काम करे, ऐसा एक विचार जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हमेशा से करते आए हैं। और ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां पे भी है वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में तो बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल है। इंदौर का एग्जाम्पल ले लीजिए, इंदौर एक अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। इंदौर के अंदर जन भागीदारी से रोड्स बने। आज इंदौर स्वच्छता में पूरे के पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पे आता है। क्यों आता है? क्योंकि जनता का कंट्रीब्यूशन हुआ। इसी प्रकार से कोई भी आप योजना बनाएं जिसके अंदर अगर आपने जनता को सम्मिलित, जनता और सरकार एक साथ जब सम्मिलित होकर कार्य करती हैं तो उसके जो रिजल्ट्स आते हैं, उसका जो आउटकम आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। और ये देखने में आया, इसके बाद ही इन्होंने अलग अलग तरीके की स्कीम निकाल के अलग अलग तरीके से जनता की जन भागीदारी, जनता का सामंजस्य, जनता की एडवाइस भी साथ में आ रही है इसमें कि हमारे गांव में क्या होना चाहिए। गांव से जो पलायन होता है लोगों का इस वजह से, क्योंकि वहां फैसिलिटीज कम है, रोजगार कम है, इन सब चीजों को कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि वहां के जो लोग हैं इसको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो वहां से सीधे सरकार के पास में जो सुझाव आते हैं उनको वहां पे लागू किया जा सकता है, और लागू करने से वहां पे जो जनता जो है ग्रोथ आएगी, वहां पे जो डेवलपमेंट होगा, जो विकास होगा, वो ऐसा विकास होगा जिसको कि सब लोग समझ पाएंगे, सब ये देख पाएंगे कि हाँ ये विकास किया गया और इसका हमको इसको किसी भी हाल में, आज अगर मान लीजिए रोड बना है कोई और रोड के अंदर जनता चाहती है कि ये रोड बने और उसको हमको मेंटेन करके रखना है, इसकी साफ सुथरा रखने की जवाबदारी भी हमारी है, तो उसका देखिए जो उसकी टाइम पीरियड रहेगा, उसकी मेंटेनेंस रहेगी, उसका साफ सुथरापन रहेगा, वो और ज्यादा रहेगा। ये सिंपल सा फैक्टर है। ठीक है, हम कांग्रेस के पास चलेंगे। आनंद जाट साहब हमारे साथ हैं। सर विपक्ष में बैठे, दरअसल आप किस तरह से इसको देखते हैं? विपक्ष में बैठे हैं और सरकार के इस काम की सराहना आप करेंगे? राजा ने कहा है रात है, रानी ने कहा है रात है, संतरी बोला रात है, मंत्री बोला रात है, लेकिन ये सुबह सुबह की बात है। कवि श्रेष्ठ गौरख पांडे की ये कविताएं आज इस मंच से मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के गृहग्राम जैत, जिसका आज वो जन्मदिन मनाने का ढकोसला कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, उसकी 8 नवंबर की ये खबर है और ये कहती है कि मध्य प्रदेश में अपने पैतृक गांव में पेयजल की समस्या के शिकायतों पर भड़के मुख्यमंत्री शिवराज अधिकारियों को लगाई फटकार। ये जब आप इसको देखते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि किस प्रकार से जनता को भ्रमित करने का काम यहाँ पर चल रहा है। 31 सालों का लगभग राजनीतिक करियर है शिवराज सिंह चौहान जी का, जिसमें वो विधायक बने, फिर सांसद बने, फिर विधायक बने, फिर मुख्यमंत्री रहे, और 31 सालों बाद अपने उसी गृहग्राम जैत में अगर वो पीने का स्वच्छ पानी मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ये जन्मदिन मनाना ढकोसला है। क्योंकि जन्मदिन का उत्सव हम कब मनाते हैं? जन्मदिन का उत्सव हम तब मनाते हैं जब हम खुश होते हैं, जब हम अपने, जैसे अपने बच्चे का जन्मदिन मनाए, अपने रिश्तेदारों का, सगे संबंधियों का, दोस्तों का, किसी का भी जन्मदिन हम मनाते हैं तो उनके वैभव की कामना करते हैं, उनके जीवन में खुशियां भरने का काम हम करते हैं। क्या हमने सबको रोजगार दे दिया है? क्या शिक्षा, स्वास्थ्य और
पेयजल जैसे मुद्दों पर हमने सबकी सुविधाओं हर जनता तक सुविधाएं पहुंचा दी है। अगर नहीं पहुंचाई है तो ये ढोंग और ढकोसला क्यों? जिस तरह पर्यावरण संरक्षण की बात की जा रही है, आज नर्मदा में अवैध उत्खनन हो रहा है और ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हम कहते हैं, उस ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो गाइडलाइंस है उसका खुला उल्लंघन हो रहा है कि गीली रेत निकाली जा रही है, पानी के अंदर से रेत निकाली जा रही है। और अगर किसी को आपत्ति हो तो मेरे साथ चलिए, मैं मध्य प्रदेश के बुधनी विधानसभा का रहने वाला हूं, मैं दिखाता हूं आपको। और मध्य प्रदेश के उसी बुधनी विधानसभा में जहां नसरुल्लागंज और बुधनी में स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के अपने प्रवक्ता साथी से कि वो बताएं कि क्या आज वहां एक्सरे मशीन और सोनोग्राफी की मशीन की सुविधा सुचारू रूप से संचालित की जा रही है? क्या पिछले 18 सालों के भारतीय जनता पार्टी के शासन जिसमें अधिकांश समय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार की सुविधाएं उन्होंने दी हैं? कितने लोगों को उन्होंने अमेरिका पढ़ने, गरीबों के बच्चों को भेज दिया है? बताइए। अगर ये सब होता तो हम मानते कि इस तरह के गौरव दिवस या ग्रामीण लोगों को इस तरह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाकर इस तरह की बातें करना सार्थक होता। प्रदीप माहौर साहब, आपने सुना होगा आनंद जाट को, वो सीधे तौर पर ये बता रहे हैं, जोड़ने की कोशिश करेंगे, तकनीकी खामी है। अब नितेंद्र शर्मा का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। नितेंद्र, प्रोग्राम कब शुरू होने जा रहा है? कि 1 बजे तक मुख्यमंत्री जेतपुर में पहुंचेंगे और उसके बाद जो है वो करीब 3 घंटे का वहां पर ये प्रोग्राम है, जिसमें मुख्यमंत्री जो है वो गांव के लोगों से पहले बात करेंगे और गांव में क्या क्या अब समस्याएं बची हैं, गांव में क्या क्या काम हुए हैं और आने वाले समय में गांव में और किया जा सकता है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री पूरे गांव का दौरा करेंगे, गांव में जो स्कूल है, गांव में जो आंगनबाड़ी केंद्र है, वहां पर जाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से 3-3.5 घंटे जो है वो पूरा समय गाँव में देंगे। और जेत में केवल शिवराज सिंह चौहान ही नहीं पहुंच रहे हैं, बल्कि जेत गाँव के और भी लोग जो जेत गाँव में अब नहीं रहते हैं, जेत से बाहर रहते हैं, उन सबको भी आज मुख्यमंत्री ने वहां पर बुलवाया है, ताकि एक जिसे कहें कि ये गांव का जन्मदिन तो एक नाम दिया गया है, असल में ये जन भागीदारी का मॉडल डेवलप करना है कि कैसे करके गांव का जो विकास है वो गांव के वो लोग जो अब गांव में नहीं रहते हैं, शहरों में चले गए हैं, दूसरे स्थानों पर चले गए हैं, उनसे चर्चा करके गांव के विकास का मॉडल डेवलप किया जाए और उसमें वो लोग अपना क्या योगदान दे सकते हैं वो भी सुनिश्चित किया जाए। तो स्वाभाविक रूप से गांव का जन्मदिन जन भागीदारी के द्वारा गांव के विकास का एक मॉडल तैयार करने वाला एक कॉन्सेप्ट है, जिस पर मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको याद होगा कि वाराणसी का जो कॉन्क्लेव हुआ था जो मुख्यमंत्रियों का, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही थी कि शहरों का एक जन्मदिन का दिन तय करना चाहिए, जिसे कहें कि जन्मदिन ना हो तो एक दिन तय करें जिस दिन शहर के विकास की बात हो। तो स्वाभाविक रूप से उसी कॉन्सेप्ट को अब मुख्यमंत्री जो है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अधिकांश जनता जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, लगभग 83% लोग मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में लेते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट को मुख्यमंत्री गांव में उतारने जा रहे हैं। ठीक है, प्रदीप माहौर साहब की बात चलेंगे। सर, आपने जिस तरह से बातें कही हैं, बाकायदा आप लेखा जोखा भी लेकर आए हैं, लेटर लेकर आए हैं। आनंद जाट साहब ने दरअसल जो आरोप आपके ऊपर लगाए हैं, प्रदीप माहौर साहब ये कह रहे हैं, अगर तात्पर्य देखा जाए तो उनका ये कहना है कि जो बातें कही जा रही हैं वो बहुत आगे की बातें, लेकिन अभी भी डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा कमी देखी जाती है। खुद सीएम फटकार लगाते हैं सरकारी कर्मचारियों को। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए, डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। कभी भी हम ये नहीं बोल सकते कि आज ये डेवलपमेंट पूरा हो गया और ये खत्म हो गया। आज जितना डेवलपमेंट हुआ है कल उससे ज्यादा होगा, उसके बाद फिर होगा। आज अगर कहीं हमारे रोज जो है कितने किलोमीटर की सड़कें हमारी निर्माण हो रहा है, उसके बाद आगे भी निर्माण होंगी, तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। हाँ, लेकिन इतना जरूर मैं बोल सकता हूं कि हमारे मित्र जो बोल रहे हैं, कांग्रेस के समय में कितना विकास दर थी वो सब जानते हैं। कांग्रेस के समय में कितने रोड बने, क्या स्थिति थी प्रदेश की, सब जानते हैं। कांग्रेस के समय में इसको बीमारू राज्य बोला जाता था। उस समय पे इनके मुंह से बोलने निकलते थे, उस समय पे ये बोलते थे कि नहीं, जो हो रहा है वो ठीक ठाक हो रहा है। आज के समय जब कुछ अच्छा होने का प्रयास हो रहा है पूरे भारत के अंदर, तो ये उसके ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं। ठीक है, इनका काम है उंगली उठाना, विपक्ष में है, लेकिन कभी कभी क्या है कि उंगली उठाने के साथ साथ कुछ अच्छा अगर किया जाए तो उसके लिए प्रोत्साहन करना, जनता का प्रोत्साहन करना। हमारा मत करिए, हम तो अपना काम करते रहेंगे, लेकिन कम से कम जनता को तो प्रोत्साहित करें। जनता जो अपना सामंजस्य सरकार के साथ बना रही है, जो काम करना चाहती है, जो मिलके जुल के काम करना चाहती है, जनता जो सामने आना चाहती है, ये चाहती है कि कैसे भी करके हम अपने गांव का विकास स्वयं करने में हमारी भागीदारी हो, तो उसको कम से कम डिमोटिवेट ना करें, उसको हतोत्साहित ना करें। ऐसा मैं इनसे निवेदन करूंगा। आनंद पूरे भारत के आनंद जी,
बात से इत्तेफाक रखते हैं, ये तो जाहिर है। देखिए, आप नेता हैं, आप विपक्ष में हैं या पक्ष में हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है कि देश का विकास हो, एक छोटे से गांव का विकास हो, और आम लोगों की अगर भागीदारी इसमें बढ़ती है तो उसमें बुराई क्या है? चार्वाक का दर्शन है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि ऋण लेकर घी पीना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी की और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली ये जो सरकार है, इसने ऋण तो बहुत सारा लिया है, लेकिन मैं कुछ केवल महज 4 आंकड़े बताता हूं, और उन 4 आंकड़ों से ये बताऊंगा कि 2003 में जहां से भारतीय जनता पार्टी सरकार चली है, आज भी हम वहीं के वहीं हैं। आज, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो आंकड़े दे रहा हूं ये नीति आयोग के 2021 के इंडेक्स के हैं। ये आंकड़े कहते हैं कि मध्य प्रदेश गरीबी में देश में 4थे स्थान पर है, और मध्य प्रदेश की 37% आबादी गरीब है, अर्थात 2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये विकास के झूठे दावों पर एक करारा तमाचा है। मैं ये मानता हूं कि मध्य प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में 19 बड़े राज्यों में नीचे से तीसरे स्थान पर, यानी कि 16वें स्थान पर है। और इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं में मध्य प्रदेश की स्थिति और मध्य प्रदेश की दुर्गति किसी से छिपी नहीं है। इसी नीति आयोग के इंडेक्स में मध्य प्रदेश 19 बड़े राज्यों में नीचे से 17वें स्थान पर है। और जो भारतीय जनता पार्टी इस समय कुशाभाऊ ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष जो है सेवा ही संगठन के रूप में मना रही है, वो कोरोना काल में उन्हीं के 2 भतीजों को इंदौर में ऑक्सीजन नहीं मिली थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। इससे ज्यादा दर्दनाक और दुर्दशा वाली बात कोई हो नहीं सकती। और इसी के साथ में एक और बात बताना चाहता हूं कि 2021 को केंद्र और मध्य प्रदेश की सरकार ने डिलीवरी वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया था, क्योंकि कहा गया था कि 2022 में हम फलानी ढिकानी चीजें पूरी कर देंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसानों की आय दोगुनी कर दी गई है? क्या हर घर में बिजली पहुंच गई है? और पानी की स्थिति तो मैंने बता दी कि पानी की मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है। सबको स्वच्छ पेयजल देने की बात की गई थी। क्या बात करते हैं, अच्छा हो रहा है? क्या अच्छा हो रहा है बताइए ना। हमने ऑक्सीजन की कमी से इसी मध्य प्रदेश में लोगों को मरते देखा है। हमने सनातन मान्यताओं के विपरीत रात में जलती हुई चिताएं देखी हैं। किस तरह के विकास की बात कर रहे हैं? विकास सतत प्रक्रिया है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी। आनंद जी, आज ये मुद्दा नहीं है। आज जिस मुद्दे को लेकर हम बात कर रहे थे, आज गाँवों की बात हो रही है, ग्राम की बात हो रही है। मैं आगे बढ़ूंगा, विनोद शर्मा का रुख करूंगा, मेरे संवाददाता जुड़े हुए हैं। गाँवों की बात कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा सर आपके पास। जिस जनभागीदारी के पास चलते हैं, सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना। आपने प्रश्न पूछा, 2 मिनट सुनिए ना। हाँ बोलिए। ठीक है, इनका प्रश्न पूरा हो गया है। अगर समय हो तो मैं जवाब दे सकता हूं क्या? एक मिनट आनंद जाट जी, मुकम्मल कर लीजिए अपनी बात। हाँ, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि ये जो जनभागीदारी की बात की जा रही है, चूंकि मध्य प्रदेश में 18 साल के कुशासन के आंकड़े चिंगाड़ कर कह रहे हैं कि हाँ मेरे साथ छल हुआ है, तो अब भारतीय जनता पार्टी नए रूप में जनता को ठगने के लिए जनता पर ही जिम्मेदारी थोपने का एक नया शिगुफा लेकर आई है, जिसे ग्राम गौरव अभियान के तौर पर आज लॉन्च किया जाएगा। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, हर चीज के लिए जनता को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा ठीक है। कुछ प्रदीप माहौर जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले विनोद शर्मा का रुख करूंगा, मेरे संवाददाता जुड़े हुए मेरे साथ। विनोद शर्मा, एक कोशिश सरकार की ये हो रही है कि आम लोगों की भागीदारी को विकास में लाया जाए और सबके साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाया जाए। लोगों का किस तरह का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है? लोग कितने उत्साहित हैं इस चीज को लेकर? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, जिस तरह से गांव के जन्मदिन मनाने की बात हो रही है, तो ये अच्छा कदम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी का या मध्य प्रदेश सरकार का एक अच्छा कदम है। लेकिन हमें ग्राउंड की रियलिटी भी जाननी पड़ेगी। इसकी 2 सबसे बड़ी समस्याएं सामने आएंगी। उसके बाद मुझे लगता है कि शायद दूसरी साल ये जन्मदिन ना भी मनाया जाए। पहली तो ये कि जितनी भी ग्रामीण इलाकों में शासन का एक पूरा अधिकारियों का तंत्र है। पंचायत से अगर हम बात करते हैं तो पंचायत सेक्रेटरी हो या फिर सोसाइटियों के सेक्रेटरी हो या फिर सरपंच हो, इनकी इतनी सारी शिकायतें हैं कि ग्रामीण इलाके के लोगों को कई बार एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट तक आना पड़ता है अपनी मुद्दे और अपनी समस्याओं को लेकर, वो हल नहीं हो पाती। दूसरा मैं बता दूं, ग्वालियर जिला पंचायत में अभी हाल ही में 40 ऐसे
सेक्रेटरी और सरपंचों की शिकायतें आई हैं जिन्होंने सरकारी राशि को हड़पा है और उन पर मामले दर्ज हुए हैं। 4-5 पंचायत सेक्रेटरी को जेल भेज दिए जिला पंचायत सीईओ ने। तो ये कहीं न कहीं समस्याएं थी, जिन्होंने सरकारी राशि हड़पी, गांव में काम नहीं कराए, विकास नहीं कराए। ऐसे में अगर गांव का जन्मदिन मनाया जाता है, मेले लगाए जाते हैं, तो शासन का तंत्र गांव में जरूर जाएगा, ग्रामीण इलाकों में लोगों की समस्याएं सुनेगा और उन समस्याओं को सुनने के बाद क्या हल हो पाता है। आज देखिए जनसुनवाई चल रही है, जनसुनवाई में अभी भी मैं देखता हूं कि ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में लोग आती हैं। एक अच्छी पहल हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री जी की कि चलो लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये केवल और केवल जन्मदिन मनाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें लोगों की समस्याएं भी सामने आएंगी और समस्याएं सामने आएंगी तो पूरा की पूरा तंत्र जो ग्रामीण इलाकों में जो जनप्रतिनिधि कहे जाते हैं, सरपंच से लेके जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य से लेके जिला पंचायत अध्यक्ष, और अगर हम प्रशासनिक बॉडी की बात करते हैं तो सीईओ से लेके नीचे तक पूरा एक प्रशासनिक अमला ग्रामीण विकास के लिए ही काम करता है। बावजूद इसके तमाम सारे मुद्दे हैं। कुछ गांव इसमें अपवाद हो सकते हैं जिनको आदर्श गांव कहा जाता है, जहां खुद पूरी की पूरी टीम ने काम किया है, लेकिन ऐसी सुविधाएं हर किसी गांव में नहीं है। तो पूरी हकीकत सामने आ जाएगी, ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ जाएगी। एक बार ये मेला लग जाए उसके बाद पता चलेगा कि इस मेले में ग्रामीणों की क्या समस्या रही, लोग कितने उत्सुकता के साथ इस मेले को मना रहे हैं और कौन कौन नेता इसमें शामिल होते हैं, फिर उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए कौन से वादे किए जाते हैं, सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है प्रदीप जी, सुना आपने, विनोद शर्मा हमारे संवाददाता मौजूद थे और उन्होंने जिस तरह से, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, तमाम लोगों से मिलना जुलना होता है, तमाम चीज़ों को बारीकी से समझते भी हैं। उनका ये कहना है कि इस साल तो मनाया जा रहा है, ये जरूरी नहीं है कि अगले साल भी ये जन्मदिन मनाया जाए। नहीं, इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही है, मैं उनकी बात से बहुत पूरी तरीके से सहमत हूं। और किसी भी सरकार के लिए बड़ा रिस्की मतलब प्रोजेक्ट हो सकता था कि, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी इसको कर रही है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो हमारा ध्येय है वो मजबूत है। हम चाहते हैं कि जनता के साथ मिलकर काम करें। प्रदीप जी, किन किन बिंदुओं पर काम किया जाएगा, किस तरह से किसी भी गांव का जन्मदिन मनाया जाएगा, किस तरह से उसे विकास की राह पर लाया जाएगा, जरा संक्षेप में बताएं। बिल्कुल, देखिए, पहला इसका ऑब्जेक्टिव है कि जनता के लिए हम विकास कर रहे हैं। जनता से हमारे पास में विकास के पैरामीटर्स आए कि उनकी एक्चुअली उनकी मांगे क्या है, वो चाहते क्या है, किस प्रकार का विकास होना चाहिए, कौन सी पहली प्रायोरिटीज हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम एक एसी रूम में बैठ के और विचार करते हैं तो वो विचार और जो जनता चाहती है दोनों में अंतर आ जाता है। उस गैप को पाटने का मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि कैसे भी करके जनता की तरफ से आए कि वो क्या चाहते हैं, उनकी पहली प्रायोरिटीज क्या है। ठीक है, आनंद जाट जी सुन भी रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। आनंद जाट जी देखिए क्या है कि सुन भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, और उनको तो क्या है कि सिर्फ बुराई करनी है। अब उनको टारगेट दिया हुआ है कि बुराई करिए आप, तो वो क्या कर सकते हैं बेचारे। मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानता, हाँ, लेकिन इतना जरूर बोलता हूं कि थोड़ा सा विचार करें, मन के अंदर, हृदय के ऊपर हाथ रख के विचार करें कि पूरे भारत के अंदर एक समय ऐसा था कि जब हम निकलते थे तो हमको दिखता था कि लोग जो टॉयलेट करने के लिए बाहर जाते थे, एक प्रधानमंत्री भारत में ऐसे आए जिनको पूरे भारत में टॉयलेट बनाने के लिए भी एक कैंपेन चलाना पड़ा। भाई साहब, ये क्या है, 60 साल जो कांग्रेस ने नहीं किया उसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस प्रकार से कांग्रेस ने देश के लोगों को भुलावे में रखा, किस प्रकार से विकास का नाम गरीबी हटाओ का नारा दे दे के, बेरोजगारी हटाओ का नारा दे दे के, अभी गरीबी बेरोजगारी की बातें करते हैं, आप फंडामेंटल विकास नहीं करोगे, कहां से चीजें ठीक होंगी, है ना। तो इन्होंने बातें बहुत सारी करी, बातें अभी भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से तोड़ मड़ोड़ के डेटा भी लेके आ रहा है। ये इकोनॉमिक्स पे मुझसे बात कर लें, ये जो अभी बात कर रहे थे कि ऋण की बात, अगर इकोनॉमिक्स पे बात कर लें, समय उतना नहीं होगा आपके पास में, तो मैं इनको बड़े अच्छे से समझा पाता, क्योंकि इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं बहुत अच्छे से समझा पाता कि इकोनॉमिक्स में कहां जा रहा है प्रदेश। लेकिन उन्होंने बहुत सारी बातें कही जिनका सब चीजों का जवाब नहीं दिया जा सकता। ठीक है, आनंद शर्मा जी क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बहुत स्पष्ट तौर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये लोग 60 साल कहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये मेरे पूर्वजों का अपमान करते हैं जिन्होंने यहाँ तक इस देश को लाए। हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करते हैं जिन्होंने देश को आज इस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ से ये विश्व गुरु की बात करके चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी संवेदनाएं जो है हमारे पूर्वजों को अपमानित करने के अलावा कुछ भी नहीं है। आज विश्व में तीसरी, देखिए बीच में मैं नहीं बोला, आप मत बोलिए, आपको पूरा मौका दिया। अब
बीच में बोलेंगे तो फिर बात नहीं हो जी, पाएगी। बोलिए, बोलिए। तो अरे बोलिए, क्या है बोलिए, कि बोलिए, भारत जो है दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति के रूप में भारत के प्रधानमंत्री मंत्री जो भी भारत के पूर्वज रहे हैं उनके काल में रहा। हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर रहे, हर तरह की जो चीजें हैं केवल ये ध्यान भटकाने की राजनीति करते हैं और हमारे पूर्वजों का अपमान करते हैं। मैं समझता हूं कि ये मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और मेरे पूर्वजों का भी अपमान है। जो दर्शक देख रहे हैं वो भी इस बात को समझते हैं कि अगर कोई पिछले 60 लेकिन सर अपमान की बात आप ठीक है, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि 60 साल में अगर देश के प्रधानमंत्री को कैंपेन चलाना पड़े वॉशरूम के लिए, टॉयलेट्स के लिए, तो उसमें क्या बुराई है? पिछली सरकारों को जहन में क्यों नहीं आया? ज्यादातर आपने राज किया है। मैंने कभी नहीं कहा, मैंने किसी कैंपेन की बुराई नहीं की, मैंने किसी कैंपेन की बुराई नहीं की। मैंने तो बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने किसी केवल अपनी कैंपेन की बुराई उपलब्धियों नहीं को करी। उपलब्धियां तो मैं इसी बता प्रकार रहे से हैं। बोलूंगा। मतलब मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू ये नहीं चलेगा। असफलताओं का भी श्रेय लेना चाहिए। जी 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 जी, अच्छी बात है कि आपने कैंपेन की बुराई नहीं करी, आप ऐसा बोल रहे हैं। आपका ये पर्सनल ओपिनियन है, कांग्रेस का ओपिनियन नहीं है। कांग्रेस का ओपिनियन होता तो कांग्रेस तो साफ बोलती है कि हम सारी कैंपेन की बुराई करते हैं, सब कुछ गलत है, जो भी भारतीय जनता पार्टी कर रही सब कुछ गलत है, ऐसा कि आपकी कांग्रेस बोलती है। आप कांग्रेस, और कांग्रेस के आप हर लोग अपने बोलते हैं। शब्द आपने ऐसा बोला, कांग्रेस के नाम से मत कहिए। आप अपने नहीं, शब्द आपने कांग्रेस के ऐसा नाम से बोला। मत कहिए। देखिए, मैं तो अभी भी बोलता हूं 60 साल आप लोग कुछ नहीं कर पाए, ये बात सच्चाई है। 60 साल आप लोगों ने क्या किया? इमरजेंसी याद दिलाऊं आपको? अभी सर उसके लिए वक्त नहीं है। आपको पंजाब में जो हुआ वो प्रदीप जी इसके लिए वक्त नहीं है। प्रदीप जी, आनंद जी, आप केवल उस पर बात कर सकते हैं। आप जो है मध्य प्रदेश में चौथे नंबर पर गरीबी में है, उस पर बात नहीं करना चाहेंगे। तो चुप हो गए। ठीक है सर, आरोप प्रत्यारोप का दौर यूं ही चलता रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जिस तरह की योजना सीएम के द्वारा आज शुरू की जा रही है उसमें कामयाबी राज्य को भी